We would be asking lots of questions about when did he came to know about RBI Grade B, how did he prepare, and we will be loving to understand his experience about this particular exam. So first question, कि when did you came to know about RBI Grade B exam? Sir, when I was in my preparation days, I did not have much idea about RBI Grade B एग्जाम। उस टाइम पे सिर्फ ये था कि SBI PO इज वन ऑफ द सुप्रीम एग्जाम्स, तो वो क्रैक कर लेना है, फिर उसके बाद लाइफ तो सेट है। तो जनवरी 2020 में सर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। और वहाँ पे हम लोग का 123 लोगों का बैच था। तो उसमें 8-10 लोग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी करते थे। तो उन लोग के थ्रू पता चला मुझे। तो फर्स्ट ईयर, क्योंकि प्रोबेशन के 2 साल सर वो मौज मस्ती के साल होते हैं, तो उसमें उतना हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया वैसे। लेकिन उसके बाद से फिर पता चला कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम देना चाहिए हम लोग को। तो सर, आफ्टर गिविंग कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या था? व्हाट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब तैयारी तो लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ तैयारी करनी है, बट सबसे मेजर इशू क्या था? व्हाट वर द मेजर इशू दैट यू फेस्ड? सर, सबसे मेजर इश्यू मेरे साथ दो थे। सबसे पहला तो कंफर्मेशन के बाद में, क्योंकि वर्क प्रोफाइल सब असाइन हो जाता है तो टाइम मैनेज कर पाना वो सबसे बड़ा दिक्कत था। और दूसरी चीज़, अगर आरबीआई के प्रिपरेशन से रिलेटेड बात की जाए तो सर उसके सिलेबस को समझना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो सर ये दो इश्यू था जो मुझे उस टाइम पे लगा था। तो सबसे पहले तो आप बताओ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जितने भी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आज की डेट में देखो तो वो बैंकर्स हैं या दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि टाइम मैनेज आपने कैसे किया, क्योंकि एसबीआई में जॉब भी अपने आप, क्योंकि एज ए ऑफिसर जब वर्क करो तो काफी हेक्टिक है। तो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? सर, इसके लिए मैंने दो चीज़ों पे फोकस किया। पहले तो मैंने अपना एक टाइम आइडेंटिफाई किया जहाँ पे मुझे बिना किसी डिस्टर्बेंस के 3-4 घंटे मिल जाए। तो वो या तो ऑफिस से आने के बाद रात में हो सकता था, या तो वो मॉर्निंग में हो सकता था। रात के टाइम पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिन भर में कैसा दिन जाता है ऑफिस में, शाम में कभी दोस्त के कॉल्स हो गए, कभी कोई पार्टी फंक्शन हो गया, कभी कोई प्लान बन गया। तो इसलिए शाम का टाइम मैंने स्किप कर दिया, शाम का, रात का। तो मैं क्या करता था, रात में जल्दी सो करके फिर सुबह जल्दी उठ करके करीब 5 बजे के आसपास उठ करके 5 से लेके जो 9 बजे तक का पीरियड है, वो सर मेरा अच्छा खासा सपोर्ट करता था। इस पीरियड में मैं जो मुझे डेली करना है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, चाहे क्यूआरई के मिनी मॉक्स की प्रैक्टिस हो गई, चाहे कोई चैप्टर हो गया, धीरे धीरे करके जो 2-3 दिन में मैं खत्म कर सकता हूँ, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब चीज़ कवर करता था। अगर कुछ लेंदी चीज़ है, जैसे चाहे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हो गई या फिर मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर टफ लग रहा है, तो उसको मैं वीकेंड्स के लिए रख लेता था, ताकि मैं चैप्टर करके उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर सकूँ। ओके, फिर दूसरा चीज जो था वो कि सिलेबस को आपने कैसे डिक्यूट किया? जैसे कि आपने बोला कि सिलेबस सही में लेंदी है, क्योंकि काफी जगह से उठा उठा के मल्टीपल चीजें पुट की गई है, तो काफी लेंदी है। तो उसको आपने कैसे डिकोड किया कि हाँ भाई ये सोर्सेस मुझे फॉलो करने हैं, ये चीजें मुझे करनी है? तो सबसे पहले तो आप फेज टू के लिए बताओ कि फेज टू के लिए आपने कैसे ये चीजें की, सब्जेक्ट वाइज, फाइनेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी, फिर मैनेजमेंट का, और फिर ईएसआई का। सर, पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, और फिर ये सेकंड टाइम पे। तो 2 अटेम्प्ट तक तो मेंस का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक वही रहता कि भी प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करना है। मेरा प्लान लॉन्ग टर्म उस पहले 2 अटेम्प्ट्स में था ही नहीं कि भाई बाद में क्या करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना वही सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पे लग रहा था। जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना पहली बार अपना मेंस दिया, तो जो सब ट्रेंड में था कि हाँ भी मैनेजमेंट कर लेना है, फाइनेंस कर लेना है, स्कीम्स रिपोर्ट्स कर लेनी है, लेकिन अब उसमें क्या करना है, कितना करना है, क्या पोर्शन करना है, इसका कोई आइडिया नहीं था। तो करके मैं गया एग्जाम देने के लिए। वहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट से क्वेश्चन कर दिया है, स्कीम से क्वेश्चन कर दिया है अलग 23 में अलग। तो हुआ था ये। हाँ, 23 तो में तो ये था ये। इसलिए फिर तब लगा कि भाई सब कुछ थॉरोली करना पड़ेगा, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस। तो तब से फिर जो कि मैंने जो इस साल का अटेम्प्ट था उसके लिए सबसे पहले मैंने वही टाइम अपना सेट किया, रिपोर्ट्स के लिए अलग, स्कीम्स के लिए अलग, न्यूज़पेपर के लिए अलग, और फिर उस हिसाब से सिलेबस को अंडरस्टैंड करके, और साथ में भी रेगुलर प्रैक्टिस है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ बेनिफिशियल हो नहीं पाता है। क्योंकि आप एक दिन पढ़िएगा, अगले हफ्ते आप सब भूल जाइएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो ये चीज़ थी सर। ओके, तो आप मुझे बताओ कि आपका सोर्सेस क्या था?
अगर फिर पहले फेज टू की बात कर लेते हैं, फिर फेज वन में बात करेंगे। एज यू आर ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पीओ हो, लेकिन फिर भी आप 4 साल हो गया था तो आपको क्वांट रीजनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ा होगा, उसके सोर्स भी जानेंगे। बट हम्म। फर्स्ट टेल मी व्हाट आर योर सोर्सेज फॉर फेज टू। और फिर चाहे हम लोग फेज टू का दोनों पोर्शन है, क्योंकि आज की डेट में फेज टू में दोनों चीज है। यहाँ पर स्टैटिक भी है हम्म। मैनेजमेंट में और फाइनेंस में, और यहाँ करंट अफेयर्स भी है, स्कीम्स भी है, रिपोर्ट्स भी है। तो वो चीज आप एक्सप्लेन करो कि क्या क्या सोर्सेस आपके थे। सर फेज टू के लिए जो कि है दो दो सोर्सेज मैंने ऑप्ट आउट किए थे। हम्म, एक तो सर आपका सोर्स था, हम्म, जो आपने सर लास्ट ईयर लॉन्च किया था। हम्म। वो सोर्स था जो कि काफ़ी क्रिस्प था, काफ़ी कंटेंट वाइज वैसे था। और एक सर एड्यूटैप का कोर्स था। तो इन दोनों सोर्सेज पे जो कि है मैंने रिलाई किया था, और सर इन दोनों का काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला। ओके। तो आप करंट अफेयर्स बोला था कि करंट अफेयर्स के लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मैगजीन्स ये वो फॉलो करते हैं। तो आपका क्या सोर्स था करंट अफेयर्स के लिए, फेज टू के लिए स्पेशली जब आप रिपोर्ट्स वगैरह दिखा। करंट अफेयर्स में सर सबसे पहले जैसे मैंने पहले बोला कि सिलेबस समझना सबसे पहले वो नेसेसरी होता है। तो करंट अफेयर्स में जो हम लोग का जनरल परसेप्शन रहता है वो ये कि जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है वही दैट इज ऑल करंट अफेयर्स। लेकिन नहीं, करंट अफेयर्स का है उसका अलग अलग पोर्शन है। आपका जनरल तो है ही करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपको रिपोर्ट भी रेगुलर बेसिस पे करनी है, आपको स्कीम्स भी करनी है, न्यूज़पेपर में भी आपको करना है, जितने उसमें देखने हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। फिर उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है। तो सर न्यूज़पेपर हो गया, आपकी मैगजीन्स हो गई पीआईबी की, जनरल अवेयरनेस की, एड्यू टैब की मैगजीन्स हो गई, स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं, फिर आरबीआई से रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं, उन सब से रिलेटेड उनका जो बैकग्राउंड है वो सब जानना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रादर दैन द जनरल न्यूज़। तो सर ये सब ओवरऑल सोर्सेज थे, और इनसे कंप्लीट हुआ था सर। एक चीज जो आपने बोला कि उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स आजकल है ना, लोगों को लगता है कि लेट सपोज कि पीआईबी वेबसाइट है, तो पीआईबी वेबसाइट में जो न्यूज है हम्म। वही। बट वो नहीं है। वो क्या कर रहे हैं ना कि दे आर बेसिकली आस्किंग रिलेटेड थिंग्स, उसके डिटेल में जाकर वो पूछ हम्म। ले रहे हैं। पीआईबी पर बस यस मेंशन किया यस। गया है ये चीजें हैं, 10 लाइन दिया हुआ है। लेकिन जब ये फेज टू में क्वेश्चंस पूछते हैं, दे आस्क यू इन ईएसआई और फाइनेंस में पूछते हैं, तो वो उसका डिटेल में पूछ लेते हैं, जो आपको मे बी उनके ओरिजिनल वेबसाइट पर मिले, या जब आप उसका स्कीम का गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, या उसको डीप में जब जानने की कोशिश करते हो तब जाकर वो मिलते हैं। तो ये चीज आपने सही बोला कि उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा। ओके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज वन का, बात करते हैं क्वांट का। क्वांट जो है वो सबके लिए, क्वांट रीजनिंग इज वन ऑफ द मेजर हर्डल फॉर मोस्ट पीपल। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था, हाउ डिड यू प्रिपेयर दिस सेक्शन क्वांट एंड रीजनिंग, क्या सोर्सेस थे, एट द सेम टाइम आपने कैसे इसके लिए टाइम मैनेज किया। सर क्वांटम रीजनिंग के लिए मेरा सिंपल सा फंडा था। एक ऐप है अड्डा 247, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स में काफ़ी फेमस है। हम्म, और उस पे क्या होता है सर, पांच पांच क्वेश्चंस के मिनी मॉक्स आते हैं उसमें। तो सर पहले मैंने उससे प्रैक्टिस स्टार्ट की, और दो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पांच में से वैसे ही बनते थे। तो उससे मुझे आइडिया लगा कि कौन से चैप्टर्स पे मुझे काम करना है, किस में स्पीड स्लो है, किस में कंसेप्ट पूरी तरह से गोल हो चुका है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम, उसका सब खत्म हो चुका था मेरा जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो इन सब का कंसेप्ट था क्लियर, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस तो करता ही था, बाकी साथ ही साथ में वीकेंड्स पे जो चैप्टर मुझे वीक लग रहे हैं, चाहे जिसका कंसेप्ट अब नहीं आता है, उसकी फिर प्रैक्टिस किया करता था वीडियोस देख करके। वीडियोस के लिए यूट्यूब पे कोई भी दो तीन टीचर्स के वीडियोस देख लेता था, ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। जिनका स्टाइल अच्छा लग गया, पसंद आ गया, सेट बैठ गया, फिर उस स्टाइल से बनाना शुरू कर देना है। फिर नेक्स्ट वीक से जब वो मिनी मॉक्स सॉल्व करना स्टार्ट करता था, तो ये चीज़ इंश्योर करने की मैं कोशिश करता था कि जो गलती मेरे से लास्ट वीक हुई थी मिनी मॉक्स में चैप्टर पढ़ने से पहले, स्लो बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो अब इस वीक नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो ऐसे सर इम्प्लीमेंट कर करके क्यूआरई में ठीक ठाक स्कोरिंग तक एक पहुंच गया, जो नेसेसरी था वहां तक सर आ गया। एक और फिर मेरा रेगुलर क्वेश्चन है, चूंकि आप एसबीआई भी क्लियर किए हो, एसबीआई पीओ आप क्रैक किए हो, राइट। तो काफी सारे सर। लोग अभी मान लो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं मान लो, जिन्होंने बैंक पीओ नहीं दिया है।
तो जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब शुरू कर रहे थे, जब बैंक पीओ का तैयारी स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर क्या स्ट्रेटेजी थी आपको क्वांटिटी, क्योंकि स्टेट बैंक में आपको फिर वहां पर मेंस में काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, आज के डेट में मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ उस लेवल, इस बार तो मान लो आपने ऑलरेडी, आपको पता था कि हाँ ये लेवल मुझे अटेंड कर लेना है, बट क्योंकि आपने प्रीवियसली किया था, तो उस टाइम पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी उस लेवल तक सर जाने उसमें भी, इसमें सर दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर। पहली चीज़ तो वही कि पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, जो सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद में भी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में जिस चैप्टर पे वीकनेस लगे उस पे फिर और ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे किसी दोस्त से हेल्प लिया जाए, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी पेड कोर्स से, ताकि भाई वो जो कमी है वो आगे के टेस्ट में, आगे के मॉक्स में वो नहीं विजिबल हो। और दूसरी चीज़ सर, वो चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, इन दोनों में एक चीज़ हम लोगों ने देखी है कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि भाई कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्वेश्चंस ऐसे देखे जाते हैं कि भाई इतने क्वेश्चंस में से कौन कौन से सॉल्व करने लायक हैं, और उसको सॉल्व करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सेलेक्टिव क्योंकि बेसिस। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। जी। यस सर। तो वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का भी एक होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक था कि ये तो मान लो हो गया कि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वांट रीजनिंग के लिए आपने सोर्सेस किए, फिर आपने कितने सर मॉक टेस्ट दिए होंगे, ये बताओ कि आप कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए क्वांट के लिए, रीजनिंग एक फेज वन के लिए, और ये लगाए आपने मॉक। सर फेज वन के लिए आई गेस अराउंड 7 से 8 मॉक टेस्ट सर लगाए होंगे मैंने। ओके। और फेज टू के लिए सर 4 से 5 मॉक टेस्ट मेरे सर लगे होंगे। ओके, फिर अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का। इंग्लिश का तो जनरली दिक्कत सर। नहीं रहता है, जनरली लोग जो भी इतने इंग्लिश मीडियम से हैं वो मैनेज कर लेते हैं, बाद बाकी वही है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आपका अच्छा है न्यूज़पेपर पढ़िए, तो वही से इंटरेक्ट विद इंग्लिश। बट दिक्कत वही तो क्वांट रीजनिंग में है लोगों को, और दिक्कत है जनरल अवेयरनेस में। अब फेज वन का जनरल अवेयरनेस काफी लेंदी, यहाँ पर 80 क्वेश्चंस हैं, राइट, और मल्टीपल चीजें पूछी जाती है। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने महीने का पढ़े। तो आपने कितने महीने का पढ़ाई की थी जनरल अवेयरनेस में, एंड हाउ मच यू वर एक्सपेक्टिंग इन योर जनरल अवेयरनेस जब आपने एग्जाम दिया था तब। सर जनरल अवेयर सर जो प्रीलिम्स का जनरल अवेयरनेस है उसका अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे सर, पिछले 3-4 सालों का, जब से मैं एग्जाम दे रहा था, आई वॉज नोटिसिंग वन थिंग, कि फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। चाहे वो आपका आरबीआई से हो, चाहे आपका एडआई से हो, चाहे वो आपका फाइनेंस वाला स्कीम्स हो, चाहे कुछ भी हो, उससे मोर देन 50% क्वेश्चन रहते हैं। तो एक चीज तो ये था सर माइंड में कि फाइनेंस का तो पूरा कवर करके जाना है, चाहे जो हो जाए, फाइनेंस को तो एकदम नहीं छोड़ना है। और उसके अलावा तो सर मैंने जो सोचा था, मैंने जो किया था वो ये कि जो जनरल करंट अफेयर्स है वो 6 महीने तक का मैंने किया था, और जो फाइनेंस का करंट अफेयर्स है वो मेरा सर 1 साल का कंप्लीट था, क्योंकि मैं पिछले साल से ही प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। जितने भी सब करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सब मेरे शुरू से ही चलते चले आ रहे थे। तो मेरा फ्लो बना हुआ था। सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, हम लोग का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, हार्बिंजर के बारे में, कि हम्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हार्बिंजर हैकाथॉन हुआ था। तो सब लोगों ने याद किया था इस साल का क्या थीम है, लेकिन उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछ दिया कि पिछले साल कौन सा थीम नहीं था। हम्म। तो सर वही 1 साल का क्योंकि मेरा था किया हुआ, तो वो थोड़ा सर बेनिफिट पहुंचा दिया। तो मेरा सर ये कहना रहेगा कि जो फाइनेंस से रिलेटेड हो उसको एटलीस्ट 1 साल तक का सर कवर कर लेना चाहिए। अगर 1 साल तक नहीं भी कवर करते हैं तो जो अगर टॉपिक्स आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है, कैसे है, कब स्टार्ट हुआ। यूपीएससी आरबीआई का, क्योंकि आप आरबीआई के एग्जाम दे रहे हो, तो आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स हैं या आरबीआई के हैं, उसका आपको पुराना भी देखना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो मैं यहाँ पर व्यूअर्स को बता दूं कि जो फाइनेंस करंट अफेयर्स जब हम लोग बात करते हैं, तो फाइनेंस करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई। जो आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, आरबीआई की नोटिफिकेशंस हैं, आरबीआई के न्यू, आरबीआई रिलेटेड जो भी चीजें आपको रिपोर्ट्स हैं। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सेबी, आरबीआई के बाद अगर कोई है तो आरबीआई सेबी को ज्यादा बहुत दे रहा है, आईआरडीए भी थोड़ा बहुत है। उसके अलावा जितने भी आपको रेगुलेटर्स हैं, या फाइनेंशियल रेगुलेटर या एएफआई है। उसके अलावा सर। बैंक भी जो है, जैसे कि स्टेट बैंक के न्यूज हो गए, या जो पीएसबीज के न्यूज हो गए, वो सब भी आपको कई बार आते हैं। बिजनेस न्यूज वगैरह भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, इकोनॉमी न्यूज भी इंक्लूड कर सकते हो। ये पूरा मिलाकर फाइनेंस बनता है, एंड दैट्स व्हाट सेफर से फाइनेंस। कि 50% रहता है। और सही में अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो सही में 50%, 40-42 क्वेश्चन इधर से ही रहते हैं। ओके, और अगर यस। पीआईबी को इंक्लूड कर दोगे तो 50+ क्वेश्चन इधर से ही रहते हैं। तो जी पूरा सर। खेल इधर से ही है। तो ये चीज है। तो आपने यहाँ पर, चूंकि पिछले साल से, तो
आपके अनुसार क्या सजेशन रहना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि मान लो पिछले साल नहीं किया और इस साल कर रहा है, तो कितने दिन का आप उसको सजेस्ट करोगे, इतने दिन का पढ़ लो? वैसे जनरल करंट अफेयर्स तो 6 महीने का सफिशिएंट है, लेकिन जो फाइनेंस रिलेटेड सारा है वो सर उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो सर 1 साल तक वो जाया जा सकता है सर। ओके। ओके, तो ये तो रही मतलब फेज 1 की बात। फेज 2 का हम लोगों ने बात किया। अब बता दो आपकी इंटरव्यू के लिए क्या आपका रहा कि इंटरव्यू जब हम लोग बात करते हैं, तो क्योंकि आरबीआई का इंटरव्यू इस बार जो या पिछले साल हम लोगों ने देखा था काफी 30 मिनट तक जा रहा है, और पैनल में 5 से 6 लोग बैठ रहे हैं, एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड, और दे आर आस्किंग डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने इंटरव्यू को कैसे टारगेट किया? सर इंटरव्यू के लिए सर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक मॉक इंटरव्यूज़ देने की सर कोशिश की, क्योंकि सर माहौल का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू होता। तो कैसे एटमॉस्फेयर में वो होने वाला है, इस चीज़ को जानने का एक ही तरीका था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर में क्रिएट करूँ। तो सर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया। फिर सर आपने मॉक इंटरव्यू लिया, एड्यूटैप के साइड से भी एक मॉक इंटरव्यू मेरा हुआ। फिर उसके बाद जितने लोग आरपीआई एस्पिरेंट्स थे उन लोग का एक ग्रुप बना हुआ था, वो वहाँ पे भी सर आपस में हम लोग एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो सर जितना ज़्यादा हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर का आइडिया बना, पहली चीज़। उतने ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हुआ कि भाई ये पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़, उतने ज़्यादा कंसेप्ट माइंड में क्रिएट होते चले गए दूसरे लोगों के आइडियाज़, थॉट्स सुन-सुन करके, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पूछते थे, तो फिर सामने से जो रिस्पॉन्स आता था, वो चीज़ भी एक हेल्प करता था कि भई इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई। और चौथी चीज़ सर कि जब मॉक इंटरव्यू देते थे, तो जो सामने वाले को फीडबैक आता था कि भई ये चीज़ इम्प्रूव होना चाहिए, वो चीज़ ठीक होना चाहिए, इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिली सर। आपका इंटरव्यू का एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा, जब पैनल से मिले तो व्हाट दे से, उनका क्या मतलब था कि आपसे मिलने के बाद, तो वो थोड़ा सा बताओ सर डिटेल में। सर एंटर करते के साथ में ही तो सबसे पहले तो मुझे लगा ब्लंडर हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर किया कि आई थॉट कि आई विल गो टू द चेयर एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विशिंग देम गुड मॉर्निंग। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही चेयरमैन सर ने मुझे विश कर दिया, तो इट वाज लाइक अ सडन शॉक देयर। तो तो फिर उसके बाद सर मैं गया, उन लोगों ने बैठने के लिए बोला, मैंने विश किया, उन लोगों ने बैठने के लिए बोला, फिर मैं बैठा। और क्वेश्चंस जैसे जैसे वो लोग पूछते चले गए, वैसे वैसे आंसर्स देते मैं चला गया। एक चीज़ वहाँ पे होती है कि भाई काफ़ी स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। नो वन कैन टेक अ गेस कि भाई क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कब किधर से क्या क्वेश्चन निकल जाएगा। तो वो स्पॉन्टेनिटी पे काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई हम लोग भी उस चीज़ को ग्रैस्प करके हम कर सकें। और सर इंटरव्यू में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की थी, 3-4 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो गए थे, जिसके चलते मुझे लगा था कि कहीं ये चीज़ ब्लंडर बन के ना निकल जाए। और ओवर थिंकिंग तो सर होती ही है इंटरव्यू देने के बाद से लेकर रिजल्ट के फेज तक। तो वो सर 3-4 क्वेश्चन मुझे रिजल्ट के दिन तक हॉन्ट करते रहे कि कहीं इसके ये चलते तो बताइए, गड़बड़ ना तो हो। कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो आपको याद हो, जिसको आप हाईलाइट करना चाहो कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ था और इसको थोड़ा सा और मैं बेहतर, या ये क्वेश्चंस मैंने काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद रहे कि यार ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया मेरे लिए? सर मैं ये चीज़ डिस्क्राइब करूँगा कि जो इंटरव्यू होता है वो पूरा का पूरा आप ही के आसपास से घूमते रहता है। जैसे सबसे पहले जो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था वो इसी चीज़ से स्टार्ट हुआ था कि भाई व्हाई डू यू वांट टू लीव एसबीआई एंड जॉइन आरबीआई, हम्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मैंने अपने एक्सपीरियंस में उसमें लिखा था कि आई वाज अ एसएमई प्रोसेसिंग ऑफिसर प्रायर टू दिस असाइनमेंट व्हिच आई एम करेंटली डूइंग। तो उन लोगों ने एसएमई से क्वेश्चंस पूछे। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले मैं इलाहाबाद बैंक में था, तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक से भी क्वेश्चंस पूछे कि इलाहाबाद बैंक पे पीसीए कब लगा था, कैसे लगा था, क्या था, ये सब चीज़। फिर उसके बाद क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो उन्होंने बिहार का एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ का क्या बोलते हैं एजुकेशनल पोटेंशियल कैसा है, इस तरह का। फिर उसके बाद सर उन्होंने क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक एमडी वहाँ पे डिप्टी गवर्नर बने हैं, तो उनके बारे में उन्होंने पूछा। फिर क्योंकि सर मेरा एसएमई का एक्सपोजर था, तो उन्होंने एसएमई पे एक स्पीच दी थी, उस स्पीच से रिलेटेड उन्होंने पूछा। क्योंकि मेरा प्रेजेंट रोल ब्रांच मैनेजर का है, तो उन्होंने मैं ब्रांच। आपको रोकूंगा, स्पीच मतलब आरबीआई स्पीच था एसएमईज पे? यस। यस सर। ओके। हम्म। हाँ। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा प्रेजेंट रोल ब्रांच मैनेजर का था, तो उन्होंने पीएमशिप से रिलेटेड सब चीज़ें पूछी। उन्होंने पूछा कि कौन कौन से आप ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स अटेंड करते हैं,
वो सब कैसे काम करती हैं। तो सर वो ओवरऑल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके सारे चीज़ों के इर्द गिर्द ही पूरा घूमता है। प्रोफाइल बेस्ड था कि जो वर्क प्रोफाइल था उसी से वो क्रिएट कर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, और पूरा उसी से फिर क्रॉस क्वेश्चन भी कि हाँ ये ऐसा होगा तो ये क्या, इससे कैसे करेंगे। ओके। यस। तो फिर इंटरव्यू, जब आप मान लो आपका इंटरव्यू एंड हो गया है, लास्ट में ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि हाँ, जैसे आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस गेन हो कि हाँ यार हो सकता है, पॉसिबल है कि मेरा ठीक गया है। सर एक क्वेश्चन था, वो चेयरमैन सर ने पूछा था। अ, उन्होंने पूछा कि शेखर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोसेस, this rigorous process? You give prelims examination, then mains examination, and then you come to interview, and we ask multiple types of questions from you guys. And what do you think about it? तो सर उस टाइम थोड़ा सा लगा कि क्यों पूछ रहे हैं ये मेरे से, कहीं ऐसा तो नहीं किया। तो वो सर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया था वो उस टाइम पे। बट सर देर आर प्लेंटी ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था। उन्होंने एक इजी सा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी। क्योंकि मैं बैंकिंग में काम करता बैंकिंग हूँ तो बीसी करस्पॉन्डेंट का में। फुल फॉर्म सर। हम्म। हाँ, तो मैंने सर हाँ। वहाँ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बोल दिया, जबकि वो था बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। और इट्स बिजनेस तो करस्पॉन्डेंट। ऐसे ऐसे भी मोमेंट्स हैं जहाँ पे ऐसा फील होता मतलब वो बीसी जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है? है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है सर। मुझे भी लगा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है। सॉरी। ओके। अब तो तो मुझे जिंदगी भर याद है। हाँ, अब तो मुझे भी याद रहेगा कि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। तो ये जो मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस रहा कि प्रीलिम से, तो अगर मान लो कोई नया स्टूडेंट है, मुझे दोनों तरह के स्टूडेंट हैं जो मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन बैंकिंग बैकग्राउंड या उनके एक्सपीरियंस नहीं है। तो चूंकि आप इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पहले बैंक क्या किया, फिर आपने आरबीआई में दिया हो, तो आपके पास उनके लिए क्या सजेशंस है जो फ्रेशर्स है, कंप्लीट फ्रेशर्स है? और दूसरा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली बैंकर्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस है? सर दोनों लोग के लिए मैं दो चीज़ें बस बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये सर कि भाई सिलेबस को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और सर दूसरी चीज़ ये कि फोमो नहीं होने देना है अपने प्रिपरेशन को लेकर के, कि भाई मुझे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, यहाँ से भी कर लेना है, वहाँ से भी कर लेना है। क्योंकि सर इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है एस्पिरेंट्स में। एक दो सोर्स है, सफिशिएंट है, आप उतना ही करके जाओ। 200 में से 200 नहीं लाने हैं, 200 में से 80 मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं। तो वो एक दो सोर्स से सफिशिएंट है। तो 300 में से जो मेंस होता है उसमें से भी 300 में से 300 मार्क्स किसी को नहीं लाने हैं, उसमें 250 के आसपास मार्क्स लाने हैं, वैसे लाने हैं। तो सर कोर्स पे अपने कंटेंट पे स्टिक रहना है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ फॉर्मल लेकर के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई उस मटेरियल से भी कर लेते हैं, वहाँ से भी कर लेते हैं, वहाँ से आइडिया हो जाएगा, वहाँ से क्रिस्प है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये चीज़ सर मैंने होते हुए देखी है एस्पिरेंट्स में, कि वो लोग पहले ठीक पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद में क्योंकि कहीं से पता चलता है कि नहीं भाई इस कोर्स में ऐसे लिखा हुआ है, तो तुरंत स्विच कर जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है फिर। लास्ट में एक क्वेश्चन है रिवीजन, और सर स्टडी प्लान वाला भी क्वेश्चन है। रिवीजन जो है वो आपने कितने बार रिवीजन किया, और कितना आप चाहते हो कितना रिवीजन करना चाहिए स्टूडेंट को? सर रिवीजन तो मेरे हिसाब से सर तब तक करना चाहिए जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए। जब मौका मिले तब रिवीजन कर लेना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी मोड से कर रहे हो। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई, हम्म। तो आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट पे जो पीडीएफ उसकी हुई थी, वो पीडीएफ से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। वो पीडीएफ के बाद में भाई बात आई कि रिवीजन कैसे करेंगे, बार बार तो वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि वो रिवीजन में हेल्प करे। अब नोट्स भी अगर मान लीजिए बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी एनुअल रिपोर्ट की, तो कभी कहीं घूमते हुए, कहीं टहलते हुए वो मैं एक उसको बार चला कट लिया, तो करूंगा उससे आपको। आप बोल रहे हो कि आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, राइट? अब यहाँ पर काफी सारे स्टेट बैंकर्स हैं या जो मान लो वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर ओरिजिनल सोर्स है, ये तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल सोर्स कैसे पढ़ेंगे, उतना टाइम कहाँ है? तो उसके लिए आपने ये कैसे किया, हाउ डिड यू मैनेज टाइम फॉर दैट? सर थोड़ा थोड़ा करके किया, एक दिन में तो नहीं पॉसिबल था। और सर आप ही ने एक बार ग्रुप में लिखा था, जो ग्रुप बना था, कि अगर कोई आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो ओरिजिनल कंटेंट से करनी चाहिए, ना हाँ कि वो और शॉर्ट्स एक से। और रिपोर्ट है, वो तीन रिपोर्ट है बेसिकली, करेंसी एंड हाँ फाइनेंस। करेंसी एंड फाइनेंस वाला, हाँ। जी।
तो वही से कि वो ओरिजिनल कंटेंट से करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा नहीं रहता, उसमें बहुत सारे ओपिनियंस रहते हैं, हम्म। बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में लिखा रहता है, बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में लिखा रहता है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो नेशनल लेवल के हो, तो उन सब का आइडिया होता है, और वो सब का हेल्प सर अल्टीमेटली डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में भी मिलता है। हम्म। ओके, और मेरा क्वेश्चन था सेकंड, स्टडी प्लान, रिवीजन तो मान लीजिए ये कंटिन्यूस है, और स्टडी प्लान के लिए तो आपने जैसे बोला कि यू हैव मेड प्लान कि हम मुझे मॉर्निंग से वर्ण पढ़ने हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है, फेज 1 भी है, फेज 2 भी है, तो क्या आपने कोई स्टडी प्लान फॉलो किया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें इस डेट में कंप्लीट करनी है, आपने कोई बनाया है? या आपका ये सिस्टम था कि हाँ मुझे कल के लिए पता है कि आई वुड बी कवरिंग दीज मच थिंग्स टुमारो, ये आपका सिस्टम था? सर मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो जनवरी 2024 से स्टार्ट कर दी थी, ये इस साल की। मतलब 24 और वाले, 24 मतलब 24 वाले एग्जाम के लिए आपने जनवरी में स्टार्ट किया था? जनवरी में स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। सबसे पहला मेरा टारगेट वही था कि मुझे मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मेंस का मैंने पूरा स्टैटिक कवर किया, और न्यूज़पेपर जनरल अवेयरनेस वो तो रेगुलर चीज़ का था। हम्म। जैसे ही मेंस का सिलेबस खत्म हुआ तो फिर मैं उसके बाद प्रीलिम्स के सिलेबस पे शिफ्ट कर गया। फिर प्रीलिम्स का सिलेबस पे जब लगा कि नहीं भाई थोड़ा ठीक ठाक आ गया, तो फिर से मैं मेंस के रिवीजन पे लग गया। फिर जब नोटिफिकेशन आ गई आरबीआई की, तो फिर से मॉक टेस्ट वगैरह प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो जाती है। हम्म। फिर सर जैसे ही जिस दिन प्रीलिम्स खत्म हुआ, उसके 1-2 दिन तक रेस्ट लेने के बाद में फिर तीसरी बार मेंस का सिलेबस सर रिवाइज किया। और वही करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, ये सब साइमल्टेनियसली डेली बेसिस पे वो वैसे चलते रहता था। तो सर मेंस की रिवीजन भी हो गई, प्रीलिम्स का भी प्रैक्टिस हो गया, जनरल अवेयरनेस भी चलता चला गया, और सर एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस भी हो गई फिर। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? डिस्क्रिप्टिव आपने कब राइटिंग स्टार्ट किया था? सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी मेरी जनवरी से ही स्टार्ट थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं थी। मतलब मैं हफ्ते में 1 से 2 बार लिखता था, कभी संडे को लिख लिया, कभी किसी दिन फ्री टाइम मिल गया तो उस टाइम लिख लिया। ऐसा रीग्रेस मेरा नहीं था कि भाई डेली मुझे लिखना है, डेली वैसे करना है। और सर डिस्क्रिप्टिव लिख करके उसको आई वुड प्रेफर कि वही 2 से 3 जगह से वो चेक हो। तो सर 2 लोग तो ऑनलाइन बैठे हुए रहते हैं हमेशा चेक करने के लिए, एक चैट जीपीटी और एक गूगल जेमिनी। हम्म। उन लोग का सर बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है डिस्क्रिप्टिव चेकिंग में, क्योंकि वो लोग सिर्फ अब तो करेक्शन और भी आ करेंगे गए, कि, अब तो और भी आ गए, ग्रॉक व्रॉक भी आ गए, अब तो काफी सारे आ गए। हम्म। तो वो लोग थॉट्स भी देते थे, ओपिनियन भी देते थे, मार्क्स भी बता देते थे। तो उन सब की बहुत हेल्प हुई। तो वो सर रेगुलर था, फ्रीक्वेंसी भले कम ज़्यादा होती रहती थी, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया था तो उसके बाद से सर डिस्क्रिप्टिव का रेगुलर प्रैक्टिस फिर स्टार्ट था मेरा। दोस्तों का कितना रोल है कि फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह जो होने चाहिए, अच्छे ग्रुप्स? क्योंकि मुझे जहां तक पता है, जो आप लोगों की इंटरव्यू ग्रुप थी जो आप लोगों का था, उसमें से 4 में 3 आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, एक तो सेबी में था, वो आरबीआई बनने वाला है। तो और द फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, कि वो कितना आपका इस सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब इंटरव्यू लेवल वगैरह पे पहुंचते हैं तो? फ्रेंड्स का रोल सर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब क्या बोले सर। अ, जो जो फ्रेंड का सर मेरा रोल रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने का, सर वो काबिले तारीफ है, वो कभी भूलने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे और नहीं होते और तब मैं क्वालिफाई कर लेता, तो ये पूरी तरह से झूठ होता। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मुझे सुबह उठाना हो, चाहे वो रिवीजन करवाना हो, चाहे वो साथ में पढ़ने देना हो, चाहे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना हो, चाहे इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना हो, वो चीज़ सर उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सर ऐसा बोलना मेरा कि नहीं उन लोग के बिना मैं निकाल लेता, वो एकदम झूठ बात होगी सर। उनका बहुत बड़ा रोल प्ले, तो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बल्कि आप एक अच्छे ग्रुप सेलेक्टिव में। ग्रुप जरूर होना चाहिए, 4-5 लोगों का आपका जो है, जो आपके लाइक माइंडेड हैं, आपके मतलब कि उस तरह के लेवल पे हैं, तो उन वो आपको काफी हेल्प करते हैं। ये चीज इसलिए यस। मैंने आपसे पूछा क्योंकि 23 में भी जब किनसुक का हुआ था, किनसुक मिति का, तो उसने अपने साथ जो है 5-6 लोग, उसके ग्रुप में भी कुछ लोग थे, उसने अपने साथ लगभग लोगों को सिलेक्शन में उसके हो गए थे उसके ग्रुप में। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि जब आप मतलब इस तरह जब तैयारी करते हो तो जरूर एक मतलब शॉर्ट ग्रुप, स्मॉल ग्रुप अपना रखो, बट इट शुड बी स्मॉल ग्रुप, 4-5 लोग ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर ये आपका वहां पर वो राजनीतिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ग्रुप जो है वो काफी हेल्प करते हैं। तो जब आपके बारे आप लोगों के ग्रुप का पता चला कि सब लोगों को हो गया, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि ये क्वेश्चन मैं हाईलाइट करना चाहता था कि स्टूडेंट्स को, कि वो लोग भी जो है इस तरह का ग्रुप वगैरह जरूर बनाया अपना अपने लेवल पर, जिससे कि वो कंफर्टेबल फील करें उन लोगों के साथ, और वो लोग मिलकर तैयारी करें। सो शेखर, ये काफी अच्छा था, मतलब आपने काफी सारी चीजों पर बात की, आपने काफी सारी चीजों मतलब एक तरह से उसको क्लियरली बताया है। ओके, सो आई रियली विश यू फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, आपके जितने भी हैं, ऑल द बेस्ट विशेस। ओके, आप आरबीआई में काफी अच्छा परफॉर्म करो, आप काफी ऊपर जाओ, एंड
जो भी आपने आज चीज़ें बताई, डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म ये वीडियो जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला, उनको काफ़ी की इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज इनपुट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक।